तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो एमपीईएसबी ग्रुप सब 4 की जो रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसकी आज की जो क्लास है जीके जीएस की क्लास रहेगी। क्लास फर्स्ट है, कंप्यूटर की ऑलरेडी हमने क्लास डाल दी है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो सारी क्लासेस नहीं देखी जाकर देख सकते हैं, आप बाकी सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, आज की जो क्लास है जीएस की क्लास है। अगर इसके एग्जाम की बात करें तो 3 मई से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आज से देखा जाए तो करीब 1 महीने अब आपके पास शेष बचे हैं इसके एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसकी बाकी क्लासेस जो है कंप्यूटर वगैरह की, वो सारी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इन सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके चैनल है, वहाँ पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं तो हमारे द्वारा वहीं से कर दिए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च जो है इन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल में जो भारत का सबसे पुराना ईसाई चर्च जो है ईसाइयों के लिए पूजा स्थल है। जैसे अपने लिए मंदिर है हिंदुओं के लिए, और मुस्लिम्स के लिए जैसे मस्जिद है, उसी प्रकार से ईसाइयों के लिए चर्च होता है। ठीक, तो सबसे पुराना जो ईसाई चर्च है वो केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यही वो वाला चर्च है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले ही बात करें तो केरल के त्रिशूल जिले का सेंट थॉमस चर्च जो है भारत का सबसे पुराना चर्च है। ठीक है, यह किस जिले में स्थित है, तो केरल के त्रिशूल जिले में। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो इसकी स्थापना जो है 52 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसकी जो स्थापना है करीब 52 ईस्वी में हुई थी। और अगला पॉइंट है, यह सेंट थॉमस द्वारा स्थापित 7 चर्चों में से एक है। ठीक, यह स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो सेंट थॉमस के द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने टोटल जो है 7 चर्च स्थापित किए, उनमें से एक यह है कि यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक थे। ठीक, इसके बाद इसमें अगले पॉइंट की बात करें तो चर्च को 2020 में पहले महाधर्म प्रांत यानी कि तीर्थ यात्री केंद्र का दर्जा दिया गया कब, 2020 में। ठीक है, ये इससे रिलेटेड सारे पॉइंट हो गए, ये सारे आपको पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र CRISP निम्नलिखित में से कौन से एक देश के तकनीकी सहयोग द्वारा स्थापित किया गया है या किया गया था। आपके सामने ये ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यानी जर्मनी की सहायता से जो भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र CRISP है, वह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको इसीलिए एक एक चीज़ का हम डायग्राम भी दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो यह भारत तथा जर्मनी तकनीकी सहयोग समझौते के तहत वर्ष 1997 में, कब, तो वर्ष 1997 में एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब, 1997। ये अपना प्यारा भारत है, और ये यहाँ देखिए ये जर्मनी है यूरोप में। ठीक, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि हाल ही में रिलीज अरुंधति राय के दूसरे और नवीनतम उपन्यास का नाम बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। इनका जो दूसरा उपन्यास है, इसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ये अरुंधति राय जी हैं, जो कि उपन्यासकार हैं। ठीक है, भारतीय उपन्यासकार हैं। इसके बाद इसमें आगे जानकारी ले लेते हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटो मोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय का दूसरा उपन्यास है। यह 2017 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, 2017 में। फिर अगला पॉइंट है, यह उपन्यास पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के 20 वर्ष बाद आया है। इनका जो पहला उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये काफ़ी फेमस बुक है और जो उपन्यास है, तो इसके बाद करीब 20 साल बाद यह दूसरा इनका उपन्यास आया है। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो अरुंधति राय एक भारतीय लेखिका हैं, और उन्होंने 1997 में उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था। ये जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इसके लिए इन्होंने जो मैन बुकर पुरस्कार होता है वो भी जीता था। ठीक, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। फिर इसके बाद अगले उपन्यास की बात करते हैं। टू स्टेट्स ऑफ माई मैरिज की बात करें तो यह उपन्यास 2009 में लिखा गया था चेतन भगत जी के द्वारा। ठीक है, आप सब चेतन भगत जी को जानते होंगे। टू स्टेट्स जो मूवी आई थी, इसी से इंस्पायर थी। ठीक, फिर अगला जो उपन्यास है व्हाइट टाइगर, इसकी बात करें तो यह भारतीय लेखक अरविंद अधिका जी के द्वारा लिखा गया था, और यह 2008 में प्रकाशित हुआ था। इसने उसी वर्ष 40वां बुकर पुरस्कार भी जीता था। जो व्हाइट टाइगर है, अरविंद अरविंद अधिका जी के द्वारा लिखा गया था, और इन्होंने 40वां जो बुकर पुरस्कार है वो जीता था व्हाइट टाइगर के लिए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। फिर ऑप्शन बी हो जाएगा MS धोनी। इनका नाम जो है MS धोनी है। इन्होंने अरब अमीरात में पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं, यह है महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर को समर्पित है, यानी जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है वो किन भगवान को समर्पित है।
आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी स्वामी नारायण जी को यह समर्पित है। ठीक है, दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर स्थित है वह स्वामी नारायण जी को समर्पित है। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, फोटो। ये दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, यह दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है जो कि नोएडा से लगा हुआ है दिल्ली, आप सभी को ये पता होगा। फिर इसके बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं। तो स्वामी नारायण अक्षरधाम दिल्ली भारत में स्थित एक हिंदू मंदिर है और आध्यात्मिक सांस्कृतिक परिसर है। यह मंदिर नोएडा सीमा के पास है। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, राम किंकर वैद्य जो हैं इन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हैं राम किंकर वैद्य जी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो राम किंकर वैद्य एक भारतीय मूर्तिकार और चित्रकार थे जो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में से एक थे और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के एक प्रमुख व्यक्ति थे। और कई लोग उन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक मानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक कौन है, तो राम किंकर वैद्य जी। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला पॉइंट है, राजा रवि वर्मा एक भारतीय चित्रकार थे। ये जो राजा रवि वर्मा थे, यह भी एक भारतीय चित्रकार थे और कलाकार थे जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में सबसे महान चित्रकारों में से एक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित रंगीन फिल्म थी। ठीक है, यहाँ रंगीन फिल्म की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी किसान कन्या जो है भारतीय मूल की पहली रंगीन फिल्म थी। ये आप देख सकते हैं, किसान कन्या मूवी थी। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शनों के बारे में भी। तो किसान कन्या वर्ष 1937 की हिंदी रंगीन सिने कलर जो फिल्म थी। ठीक, हिंदी रंगीन कलर की फिल्म थी, 1937 में आई थी किसान कन्या, जिसे मोती गिरवानी द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशन इसका किसने किया था, मोती गिरवानी जी ने। निर्देशित फिल्म थी और इंपीरियल पिक्चर्स के अर्देशीर ईरानी द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, फिर अगली जो मूवी है राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जो है दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित वर्ष 1913 में यह निर्मित की गई थी, जो कि दादा साहब फाल्के जी के द्वारा निर्मित की गई थी राजा हरिश्चंद्र। यह एक भारतीय मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें सिर्फ चित्र दिखाया गया था, यह मूक थी, इसमें किसी प्रकार का साउंड वगैरह नहीं था। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें तो इसे प्रायः पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। इसके बाद अगली मूवी मुगले आजम की बात करें तो यह वर्ष 1960 की भारतीय महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन के आसिफ के ने किया था। ठीक है, इसका निर्माण और निर्देशन किसने किया, के आसिफ ने। फिर अगली मूवी आलम आरा की बात करते हैं। तो आलम आरा जो है अर्देशीर ईरानी द्वारा निर्देशित और निर्मित वर्ष 1931 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की ऐतिहासिक कल्पित फिल्म है। ठीक है, चारों मूवी को आपको ध्यान रखना है, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि भारत में टावर ऑफ साइलेंस निम्नलिखित में से किस धर्म के साथ संबंधित है। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो जो टावर ऑफ साइलेंस है या इसका राइट आंसर ऑप्शन है पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस जो है पारसी धर्म से संबंधित है। ये आप देख सकते हैं, ये है टावर ऑफ साइलेंस। ठीक, यहाँ क्या होता है तो आगे इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, या किस लिए होता है, इनका उपयोग क्या होता है। तो टावर ऑफ साइलेंस की बात करें तो दखमा इसे क्या बोलते हैं, दखमा दरवाजा भी कहा जाता है, जिसे टावर ऑफ साइलेंस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक गोलाकार छत रहित उठी हुई संरचना है जिसे पारसियों द्वारा अंतिम यात्रा के लिए बनाया गया है। ठीक है, पारसियों के द्वारा इसमें जो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें रख दिया जाता है और इसको उनका मानना है कि चील कौवे जो है वो डायरेक्ट इसे खा लें, उनके पार्थिव शरीर को चील कौवे खा लें। है कि मृतकों के शवों को यहाँ रखा जाता है ताकि वो तत्वों के साथ साथ शिकारी पक्षियों के लिए भी खुले रहें। ठीक है, शिकारी जो पक्षी हैं वो इनको खा लें। इनकी धारणा है, इनका मानना है कि मृतकों के शवों को, जो पार्थिव शरीर है, इसको अगर पक्षी, जो शिकारी पक्षी वगैरह ये सब खाते हैं तो इससे प्रकृति नेचर खुश होती है। ठीक है, तो उनको खुश करने के लिए यह प्रोसेस की जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिष्ठित एथलीट गगन नारंग निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी निशानेबाजी से। ठीक है, शूटिंग से जुड़े हुए हैं गगन नारंग जी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये गगन नारंग है, इनके हाथ में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल है। फिर इनके बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सा। तो गगन नारंग एक भारतीय खेल निशानेबाज हैं। उन्होंने लंदन में 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था लंदन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। आगे बात करें तो इनकी उपलब्धियों के सम्मान में नारंग को वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और गगन नारंग को वर्ष 2010 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया था। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है, यानी जो भारत सरकार की नई मंजिल योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ही जो नई मंजिल योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इनके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो कलकत्ता में सबसे पहली जो 74 में जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित की गई, तो इसके सबसे पहले जो न्यायाधीश थे कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सर एलिजा इम्पे जो है पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ये जो कलकत्ता की जो सर्वोच्च न्यायालय है ये इसकी इमेज है। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो विनियमन अधिनियम 1773 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट की धारा 13 ने क्राउन को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया था और इसकी अध्यक्षता प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता और साथ ही इसके जो प्रमुख सबसे पहले न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। और भारत की बात करें पहली स्वतंत्र भारत की, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं 51 नंबर के, तो ये न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी हैं। ठीक है, 51 नंबर के जो हैं 51वें नंबर के हैं न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रधान कार्यालय स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है यानी भोपाल में जो विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रधान कार्यालय भोपाल में स्थित है। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय हैं, सबसे पहला है मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य निदेशालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश विधि संस्थान भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग जो है भोपाल में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। और उच्च न्यायालय खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है धूल और चट्टानों के विशिष्ट वलयों से घिरा हुआ वलीय ग्रह कौन सा है? ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। शनि ग्रह जो है वह धूल और चट्टानों के विशिष्ट वलयों से घिरा हुआ वलीय ग्रह होता है। ठीक, फिर इसके बाद ये सारे आपको ग्रह हैं दिख रहे हैं, ये सूरज हो गए, बाकी ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गए, ये सारे ग्रह आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले शनि के वलयों की खोज की बात करें। शनि के जो वलय हैं इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की थी। इसके बाद इन ग्रहों की दो विशेषताएं होती हैं। ग्रह जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला ग्रह स्थलीय ग्रह होते हैं। इसमें बात करें तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो ये चार ग्रह हैं ये स्थलीय ग्रह हैं। और जोवियन जो ग्रह हैं वो बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, चार ये जो ग्रह हैं ये जोवियन ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर स्थलीय ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो स्थलीय ग्रहों की संरचना चट्टानी और ठोस होती है। ठीक, और ये सूर्य के करीब हैं और उनके करीब कुछ या कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही इनके पास जो है कोई चंद्रमा नहीं, हालांकि पृथ्वी के पास तो अपना चंद्रमा है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा इनके चारों ओर कोई वलय भी नहीं होता है। ठीक है, जो स्थलीय ग्रह हैं इनके चारों ओर कोई भी वलय नहीं होता। उसके बाद जोवियन ग्रहों की बात करें तो ये गैसीय ग्रह भी इन्हें जो जोवियन ग्रह के अंतर्गत आते हैं इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ये बड़े होते हैं और गैस और द्रव से बने होते हैं। इनके कई चंद्रमा होते हैं। ठीक है, इनके पास कई चंद्रमा होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा इस समय चंद्रमा की बात करें तो शनि के पास है, उसके बाद बृहस्पति के पास है। फिर आगे बात करें तो इनमें चारों ओर किसी न किसी प्रकार के वलय होते हैं। और बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध की बात करें सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात है, यानी मानव कंप्यूटर के नाम से कौन विख्यात है? ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी शकुंतला देवी जी जो है वो मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात है। ये आप देख सकते हैं, ये है शकुंतला देवी जी। ठीक, इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो वह एक भारतीय गणितज्ञ थी। शकुंतला देवी जो है वो एक भारतीय गणितज्ञ थी। उन्होंने 201 अंकों वाली संख्या का 23वां मूल निकाला था। ठीक है, और इन्होंने जो समय लिया वह केवल 50 सेकंड था। दूसरी ओर यूनिवेक सुपर कंप्यूटर ने इसी समस्या को हल करने में 62 सेकंड का समय लिया था। तब से इनका नाम जो है मानव कंप्यूटर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज डैश डैश है, यानी टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय जो गेंदबाज हैं वो कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हरभजन सिंह। पहले जो गेंदबाज है वो हरभजन सिंह है टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले। ठीक है,
फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो हरभजन सिंह सहित केवल 3 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली है। सबसे पहले की बात करें तो हरभजन सिंह तो हो गए, उसके बाद इरफान पठान ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ सलमान बट, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट कर हैट्रिक ली थी, ठीक है, इरफान पठान ने। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेरेन ब्रावो, समरा ब्रुक्स और रोस्टन चेज को आउट कर हैट्रिक ली थी, ठीक है। तो हरभजन सिंह हो गए, इरफान पठान हो गए और जसप्रीत बुमराह, ये 3 लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? दास प्रथा जो है स्लेवरी जिसे बोलते हैं, तो इसे कब अंत किया गया था इसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया था। ये देखिए आप, स्लेव जो होते हैं, स्लेवरी दास प्रथा होता है, ठीक है। जो एक प्रकार से अगर हम बात करें एक प्रकार से बाहुबली मूवी देखी होगी, तो जो उसमें कटप्पा वाला रोल था वो एक प्रकार से दास होते हैं, हम थे लेकिन दास भी उसी प्रकार के होते हैं। उनसे जो भी कार्य कराया जाता है उनको कुछ चंद पैसों में खरीद लिया जाता है, फिर वो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो गुलाम की तरह कार्य करते रहते हैं, जो भी उनसे करवाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इनसे कोड़े मार मार कर कार्य कराया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो भारतीय दस्ता अधिनियम 1843, जिसे 1843 के अधिनियम 5 में के रूप में भी जाना जाता है, और 7 अप्रैल 1843 को ब्रिटिश भारत में कंपनी के शासन के तहत पारित एक अधिनियम था। और लॉर्ड एलनबरो भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 के कार्यान्वयन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो जो 1843 में दास प्रथा का जब अंत हुआ, तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो लॉर्ड एलनबरो है, यह भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बैंक दर का अर्थ क्या है? यानी बैंक दर क्या होती है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है वह बैंक दर का दर्शाती है, ठीक है। देश के जो केंद्रीय बैंक है वो छोटी मोटी जो अपनी बैंक होती है, जैसे कि केंद्रीय बैंक आरबीआई है, केंद्रीय बैंक की अगर बात करें देश की तो आरबीआई है, और इसके द्वारा जो ब्याज दर ली जाती है बैंकों से, जैसे एसबीआई बैंक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इन सभी बैंकों से जो ब्याज दर ली जाती है आरबीआई के द्वारा, इसे ही बैंक दर कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ बैंक दर की बात करें तो बैंक दर या बैंक रेट जो होता है वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है, ठीक है। जो बैंक दर है इस बेस पर लंबी अवधि के लिए ऋण देता है इन बैंकों को, बाकी जो बैंक हैं, नेशनल जो बैंक हैं। और बाकी अगर रेपो दर की बात करें, रेपो रेट क्या है? तो वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए अवधि के लिए ब्याज ऋण पर देता है, ठीक है। ये बैंक रेट हो गया और ये रेपो रेट, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 दिए गए हैं कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? यानी नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है कहाँ अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है तमिलनाडु में स्थित है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से गुजरात से लेके तमिलनाडु तक स्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं केरल के पास तक, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो 2637 मीटर की ऊंचाई के साथ दोदा बेटा चोटी पर इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि जो नीलगिरी की चोटी है इस पर सबसे ऊंची चोटी की बात करें, यानी कि जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं इस पर अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोदा बेटा जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। फिर आगे बात करें, नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य का पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भारत में है, और ये पहाड़ियाँ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु राज्यों में त्रिसंयोजन पर स्थित है, ठीक। इनमें कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो टोडा, कुरुम, पनिया और अदियन यहाँ रहने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य भारत राज्य ने डैश डैश में मध्य भारत पंचायत अधिनियम बनाया था। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1949 में मध्य भारत में मध्य भारत राज्य ने 1949 में भारत में मध्य भारत में पंचायत अधिनियम बनाया था, ठीक है। पंचायत अधिनियम कब बनाया था? 1949 में, ठीक। इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो मध्य भारत, जिसे मालवा संघ के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिम मध्य भारत में एक भारतीय राज्य था जिसे 28 मई 1948 को 25 रियासतों से बनाया गया था, जो 1947 तक राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया के साथ मध्य भारत संस्था का हिस्सा रहा था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये भारत का मैप है, यहाँ मध्य प्रदेश बीच में है और ये मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ये रहा, ठीक। इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जबलपुर, जो कि 81.1% है।
और मध्य प्रदेश में कम साक्षरता वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है। ठीक है, 36.1%। सबसे कम साक्षरता दर वाला अलीराजपुर और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। फिर इसके बारे में आगे बात करें तो उच्चतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है जबलपुर है, और फिर उसके बाद इंदौर है। ठीक, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल है। ठीक, महिला के बारे में पूछे तो भोपाल है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। और न्यूनतम महिला साक्षरता जो जिला है वो अलीराजपुर है। अलीराजपुर जो है पुरुषों में अलीराजपुर है, महिलाओं के लिए सबसे कम जो साक्षरता है वो अलीराजपुर में है, और बाकी कम साक्षरता दर में भी अलीराजपुर ही है। ठीक, और राज्य की साक्षरता दर की बात करें टोटल कितनी है तो 69.3% राज्य की, एमपी की पूरे जो साक्षरता दर है वो है। ठीक, क्वेश्चन हो गए जो कि आपके जीएस और जीके से रिलेटेड थे, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, और इसी प्रकार की डेली क्लासेस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ सभी के लिए ग्रुप सब 4 से रिलेटेड डेली सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर जरूर आते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।